Hello students, welcome to PN National Public School online classes. I am your chemistry teacher Prabhakar Singh. Once again I am come back. चैप्टर नंबर 3 आज आपका लास्ट होगा. मेटल एंड नॉन मेटल आज खत्म कर देंगे क्लास 10th का, ठीक है ना. तो चलिए पहले कल देख लेते हैं. कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक ना. तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेटलर्जी का, वो ठीक ना, वो समझना बहुत ज़रूरी था, है ना. देखिए क्या होता था, पहले आपको कंसंट्रेटेड ओर मिलता था, इनरिच ओर, है ना, इनरिच ओर मिलता था, है ना. इनरिच ओर कैसे, आप उसको आप हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन या किसी तरीके से आप उसको इनरिच कर देते थे, ठीक है ना, यानी कंसंट्रेट कर देते थे. यानी कि कंसंट्रेटेड ओर मिलता था तो उसको आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करके मेटल बनाते थे. यानी कि उसको हम क्या करते थे, पहले स्टेप में उसको इनरिच करते थे, ठीक ना, और दूसरे प्रोसेस में, दूसरे मेथड में हम क्या करते थे, उसको मेटल ऑक्साइड बना के मेटल में कन्वर्ट करते थे, है ना. मेटल ऑक्साइड बना के मेटल में कन्वर्ट करते थे, ठीक है ना. मेटल ऑक्साइड सबका नहीं बनता था, अभी देखा जाएगा फिर से. और थर्ड वाला जो था वो क्या है, प्योरीफिकेशन, जो आज ख़त्म हो जाएगा. फिर अलॉय और कोरोजन भी आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना. तो आज सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. जैसे ओर में, और जब भी आप ओर को अब जाके मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने की प्रक्रिया जब जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया था. एक तो मोर रिएक्टिव का केस था, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स थे उनका. उसके बाद ये मॉडरेटली रिएक्टिव वाले थे. मॉडरेटली मतलब जो थोड़ा हल्का फुल्का, इनसे थोड़ा लो वाले कैटेगरी के आते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है ना. और जो लास्ट जो थे लेस रिएक्टिव वाले, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव, ठीक है. तो देखिए क्या होता था कि इनका जो मोर रिएक्टिव थे, जैसे मोर रिएक्टिव में क्या ले सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना. इसमें क्या ले सकते हैं, जिंक, ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब जो होते हैं मॉड्यूलेटेड रिएक्टिव. और इसमें कॉपर, एजी, एयू, पीटी, ये सब जो होते हैं थे लेस रिएक्टिव, ठीक है ना. तो इसको क्या करते थे आप, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर देते थे. इसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते थे आप, तो आपको क्या मिल जाता था, यहाँ से डायरेक्ट आपको प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है ना. इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही कराते हैं आप, प्योर मेटल आपको मिल जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद. इसमें क्या होता था कि इनके जनरली 2 टाइप के ओर मिलते हैं, ठीक है ना. कैसे ओर, एक तो कार्बोनेट ओर मिलता था, ठीक है ना, कार्बोनेट ओर, है ना, या इनके जो भी आते हैं या तो कार्बोनेट ओर आते हैं या तो सल्फाइड ओर आते हैं, ठीक है ना. कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर. कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर में क्या था कि इनको क्या करते थे, कैल्सिनेशन कर देते थे, है ना. इनका कैल्सिनेशन करते थे. कैल्सिनेशन क्या था, मैं प्रोसेस समझा था. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन अब्सेंस ऑफ एयर टू गेट मेटल ऑक्साइड, है ना. तो यहाँ पे क्या मिलता था आपको, मेटल ऑक्साइड मिल जाता था. अच्छा, मेटल ऑक्साइड जब मिलता था तो इनका रिडक्शन करा देते थे आप, है ना. रिडक्शन किससे कैसे करा सकते हैं आप, के से नहीं, सी से करा सकते हैं, एल से करा सकते हैं, एमएन से करा सकते हैं, ठीक है ना. ये रिडक्शन आप इनसे करा सकते हैं, ठीक है ना. तो रिडक्शन में भी एक खास बात पढ़ा था आपने. अच्छा, रिडक्शन के बाद क्या मिल जाता है आपको, मेटल मिल जाता है, ठीक है ना. लेकिन ये थोड़ा मेटल इम्प्योर होता है, ठीक है ना, इम्प्योर मेटल. इसके बाद इसका क्या करते हैं, लास्ट में हम प्योरीफिकेशन कर देते हैं, ठीक है. आपको प्योर मेटल मिल जाता है. और ये मेटल कैसे मिलता है, जब आप इसको प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है यहाँ करते हैं तो आपको प्योर मेटल मिल जाता है. इसमें आपने एक चीज़ पढ़ा था कि एल्युमिनियम के साथ जब भी किसी का रिडक्शन कराते थे तो वो रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन कहलाता था. थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट ज़्यादा लिबरेट करता है, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा है ना. उसके बाद इसमें क्या होता था, इसका हम कराते थे रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गेट मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. अभी मेटल ऑक्साइड का फिर से आप रिडक्शन कराएंगे, ठीक है ना. रिडक्शन कराने के बाद आपको मेटल मिल जाएगा, वो भी इम्प्योर, ठीक है ना, इम्प्योर मेटल. अब इम्प्योर मेटल को आप प्यूरीफाई कर देंगे, ठीक है ना. प्यूरीफाइंग प्रोसेस अभी अगला टॉपिक है हमारा. प्यूरीफाई कर देंगे, उसके बाद से आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल. क्या मिल जाता था, प्योर मेटल, ठीक है ना. अच्छा, इसकी बात बता दें तो ये बात समझा कि मॉडरेट, लेस रिएक्टिव वाले क्या होते हैं, जनरली सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, ठीक है ना. इनका सल्फाइड ओर मिलता है ना. और ये सल्फाइड ओर में आप इनका सिर्फ क्या कर दीजिए, अकेले हीट कर दीजिए, ठीक है ना. इनको रोस्टिंग कराना पड़ता है. सल्फाइड ओर का हमेशा रोस्टिंग करते हैं, यानी कि इनको हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो आपका मेटल ऑक्साइड तो मिलता ही है, ठीक है ना. फिर रिडक्शन कराना चाहिए, लेकिन आप क्या करिए, सिर्फ हीट ही करते रहेंगे तो आराम से आपका इम्प्योर मेटल दे देगा, ठीक है ना. यानी कि ये इतना हल्का होता है कि आपको अलग से रिडक्शन नहीं करना पड़ता है, हीट से ही ये क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटी अपनी निकाल देते हैं, तो इम्प्योर मेटल आपका बन जाता है. अब इसको आप प्यूरीफाई करके आपका मेटल मिल जाता है, ठीक है ना. तो ये था थोड़ा सा चार्ट.
आप पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही बार में समझ जाएंगे, सारा का सारा क्या है कैसे है, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई, मेरी बातें आपको समझ में आती है ना। आपके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे लगते हैं हमको, ठीक है। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए, पूछते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कल का रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप यही प्रोसेस आप याद रखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ठीक है ना। चैप्टर 3 में तो आपका एक भी चीज़ फंसेगा ही नहीं, मैं फंसने नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या था, प्यूरिफिकेशन ना। चलिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जो तीसरा स्टेप है स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी का, जो तीसरा स्टेप है स्टेप 3 जो प्यूरिफिकेशन है, ठीक है ना, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, प्यूरिफिकेशन या कभी कभी इसको रिफाइनिंग भी बोला जाता है, यानी कि रिफाइन करते हैं आप, ठीक है ना, रिफाइनिंग, ठीक है। तो क्या है कि इसमें आप एक ही तरीके का मेथड पढ़ेंगे विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो आप इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका वो इम्प्योर मेटल मिला, कोई भी इम्प्योर मेटल, ठीक है ना, इम्प्योर मेटल मिल गया आपको, ठीक है, इम्प्योर मेटल, आपके पास इम्प्योर मेटल होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कॉपर का इम्प्योर मेटल मिला आपको, कॉपर का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर, ध्यान से सुनिएगा सब चीज, एक कंटेनर लीजिए, ठीक है ना, एक कंटेनर, ठीक है। उसमें क्या करें, 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो इम्प्योर होगा, ठीक है ना, इम्प्योर वाला, उसको आप एनोड बना दीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे, जो ये कंटेनर बनता है ना, कंटेनर, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है, जो एनोड होगा, एनोड, ठीक है ना। अभी एनोड और कैथोड क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है ना, और एक कैथोड होता है, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो भी इम्प्योर चीज़ें हैं, इम्प्योर, उसका आप एनोड बनाइए। जो इम्प्योर आप लेके आए हैं, है ना, ये इम्प्योर मेटल जो आपको मिला होगा, उसको प्यूरिफाई करना है, तो वो इम्प्योर वाले को आप क्या बनाइए, एनोड, इम्प्योर मेटल। अच्छा, एनोड क्या होता है, एनोड कैसे पहचानेंगे, जैसे इसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बैटरी कनेक्ट करेंगे आप, है ना। बैटरी कनेक्ट करने के दौरान जब ये प्लस पॉजिटिव वाला टर्मिनल, पॉजिटिव से जो कनेक्टेड रहता है, उसको आप एनोड बोलते हैं, है ना, उसको एनोड बोलते हैं। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है उसको कैथोड बोलते हैं, है ना। और ये पतला स्ट्रिप में रखूँगा, क्यों, अभी मैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट कैथोड, है ना। कैथोड मतलब क्या, जो नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी से कनेक्टेड है वो कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको एनोड। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला वो एनोड होता है, और नेगेटिव टर्मिनल वाला जो होता है वो कैथोड होता है, ठीक है ना। तो इम्प्योर मेटल को आप एनोड बनाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते टाइम, है ना। इम्प्योर मेटल को क्या बनाएंगे, एनोड। और कैथोड किसको बनाएंगे, कैथोड आप बनाएंगे एक प्योर मेटल ले लीजिए, प्योर मेटल का थिन स्ट्रिप ले लीजिए, थिन स्ट्रिप, है ना, एक पतला सा स्ट्रिप प्योर। जैसे मान लीजिए आप इधर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कि हम एग्जांपल लिए हैं कि कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कॉपर का इम्प्योर पार्ट है जो आप एनोड बना दिए हैं, और यहाँ पे एक पतली सी कॉपर की स्ट्रिप लगा दीजिए, कॉपर की स्ट्रिप, है ना, जो प्योर होगी, है ना, प्योर कॉपर, ठीक है, एक पतली सी कॉपर की स्ट्रिप, है ना। दूसरी बात क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। ये इसमें क्या भरेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तीसरी चीज़ें क्या करेंगे, एनोड कैथोड तो बना दिया, तीसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, है ना। इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, कैथोड क्या बनाओगे, एनोड क्या बनाओगे, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिखिएगा जो मेटल प्यूरिफाई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इट शुड बी द सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, है ना। यानी कि ये क्या होना चाहिए, उस मेटल का सॉल्ट होना चाहिए जो आपको निकालना है ना। जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर आपको निकालना है, ये इम्प्योरिटी इसमें कॉपर के साथ और कुछ भी मिला हुआ है, आपको क्या बताना है, सिर्फ प्योर कॉपर निकालना है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे आप, जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें होना चाहिए वो होना चाहिए कॉपर का कोई भी सॉल्ट। मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ,
ठीक है ना। कॉपर सल्फेट इसमें एक्वस फॉर्म में डालेंगे, एक्वस मतलब इसमें वाटर में घोल के इसको इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। जैसे सॉल्ट जो होता है मोल्टन स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, एनोड पे हर बार मैं बताऊं आपको, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक ना, ये हमेशा याद रखिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक ना। अब एक एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LOSS, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन कराएंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो देखिए क्या होगा कि इसमें से क्या है कि कॉपर निकलता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एनोड का रिएक्शन लिखता हूँ, मैं एनोड पे क्या हो रहा होगा, ठीक ना, और यहाँ लिखूंगा कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ से कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पे। तो अपना इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये क्या है कि इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालता जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता जा रहा है। यानी कि कॉपर जो है, जो भी कॉपर 2+ स्टेट में था, यहाँ पे कॉपर था ना कॉपर, तो ये क्या करता है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये Cu यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, ठीक ना। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे देखिए क्या होता है कि कैथोड देखिए कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ जाने लगते हैं, नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके पास जाने लगते हैं। तो जो कॉपर इसमें से टूट रहा होगा यहाँ पे, है ना, और ऊपर से सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का लिए हैं, तो आप इसमें कॉपर निकलता भी जा रहा है और कॉपर इस पर डिपॉजिट भी होता जाएगा। यानी कि Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे डिपॉजिट भी होता रहेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ नीचे कुछ पार्टिकल ऐसे बैठे मिलेंगे आपको, यहाँ पे नीचे कुछ पार्टिकल ऐसे ऐसे बैठे मिलेंगे, है ना। यानी कि ये क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, खत्म होता पतला 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 एकदम खत्म हो जाएगा। और ये जो स्ट्रिप आप पतली लिए थे कॉपर की, वो थोड़ी धीरे धीरे क्या होगी, मोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो कॉपर है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है और जो यहाँ पे नीचे गिरता रहता है उसको आप बोलते हैं एनोड मड, है ना, एनोड मड, ठीक है ना। तो ये एनोड मड नीचे बैठता रहेगा और यहाँ पे कॉपर क्या है जो गिरेगा वो कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा। तो आपको प्योर कॉपर यहाँ से मिल जाएगा और जो इम्प्योरिटी रहेगी वो एनोड मड के जरिए नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको क्या होता है कि इम्प्योर से आप प्योर बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, कुल मिला के आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हुआ है इनका, यानी कि आपने प्योरीफाई किया अपना मेटल बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा के आपने ऐसा किया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इस पर कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे इस पे रहेंगे, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और Cu2 पॉजिटिव जो है वो इस पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा। तो कॉपर आपको चाहिए था, कॉपर निकाल लिया, इम्प्योरिटी नीचे बैठ गई। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें पूछा क्या जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोला जाए तो पूछा जाए कि एनोड किसका बनाते हो, तो एनोड आप उसका बनाते हो जो इम्प्योर मेटल रहता है आपका, ठीक है ना। कैथोड किसका बनाते हो, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसकी एक पतली सी स्ट्रिप को कैथोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उसका रखते हैं वो सॉल्ट रखते हैं जिसका हमको प्यूरिफिकेशन करना है। जैसे जिंक का करना होगा तो जिंक सल्फेट रखेंगे, एल्युमिनियम का करना होगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। सॉल्ट होना चाहिए उसी मेटल का, है ना। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये एक लास्ट टॉपिक था जो आपको पढ़ाना था मेटलर्जी में। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगली बात देखते हैं, कौन सी, कोरोजन और क्या बचा है, हाँ एलॉय, कोरोजन और एलॉय, ठीक है। चलिए कोरोजन और एलॉय देखते हैं, कोरोजन और एलॉय क्या होता है, ठीक है। कोरोजन और एलॉय, कोरोजन, ठीक है। ये होता क्या है, डेफिनेशन आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस इन विच मेटल इज ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर, इन सबों के साथ। जब ये क्या करता है कि जब कभी एयर, मॉइस्चर, है ना, इन सबों के साथ कोई भी मेटल आपका रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। इट इज़ ईटन अप, हाँ, या डिट्रॉइट,
ये सब डेफिनेशन आपके भारी भरकम शब्द आपके डेफिनेशन में मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मेटल के साथ एयर, वाटर, मॉइस्चर ये सब कांटेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो मेटल को खा जाते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो वो प्रोसेस जो कहलाता है कोरोजन कहलाता है, ठीक है ना। तो सारे मेटल्स के साथ होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियरी भी होता है, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहूँ सबसे मेन आपको पढ़ना है रस्टिंग, है ना। रस्टिंग पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट। रस्टिंग जो होता है इट इज़ अ कोरोजन ऑफ आयरन, है ना। अगर आयरन का कोरोजन होता है तो आप बोलते हैं कि रस्टिंग हो गया, रस्ट लग गया, मतलब क्या रस्टिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग, जंग बोलते हैं ना, लोहे पे जंग लग जाती है, तो कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ये मेन है, आपको पढ़ना है, लेकिन सिर्फ आयरन के बारे में मत जानिए, और भी डिटेल में जानिए। देखिए आयरन का जो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है ये Fe2O3.XS2O होता है, आपने पढ़ रखा है ना, ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, ठीक ना। तो आयरन के अलावा भी सबका रस्टिंग होता है, सॉरी कोरोजन होता है। रस्टिंग सिर्फ आयरन के केस में बोलेंगे, बाकी जितने भी मेटल होगा उसका आप सिर्फ कोरोजन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक ना, कॉपर का भी कोरोजन होता है ना। जैसे आप कॉपर मतलब तांबा होता है, आप जानते होंगे। कॉपर को कुछ दिन तक पानी उसमें नमी ऐसे जगह रखिए जहाँ पे आप उसको एयर, वाटर, मॉइस्चर ये सब उसके कांटेक्ट में रहे, तो कुछ दिन बाद देखेंगे तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ती है, ग्रीन कलर कोटिंग, है ना, किस पे, कॉपर वेसल पे ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है ना। तो वो जो होता है वो उसका कोरोजन होता है, कॉपर का कोरोजन, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, कॉपर का कोरोजन CuSO4, सर ये फॉर्मूला में याद नहीं आ रहा है क्या, कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, है ना। ये कॉपर का जो कोरोजन का फॉर्मूला है वो होता है कॉपर का कोरोजन, जो ग्रीन कलर की कोटिंग इस पे चढ़ जाती है, ठीक है ना। इसको सेपरेट करने के लिए, है ना, इसको आप सेपरेट करने के लिए, मतलब उसका कोरोजन हटाने के लिए आप किसी भी नॉर्मल एसिड से अगर आप उसको साफ कर दें, है ना, तो वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे तांबे के बर्तन को लोग नींबू से क्या करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना, नींबू से साफ कर देते हैं, क्योंकि नींबू में, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड कॉपर की ग्रीन कलर की कोटिंग को हटा देता है, ठीक है ना। तो ये कोरोजन ऑफ कॉपर है। रस्टिंग आपको अभी डिटेल में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा 2-3 चीज़ें, जैसे सिल्वर की भी कोरोजन होती है, कोरोजन ऑफ सिल्वर भी होता है, कोरोजन ऑफ सिल्वर Ag, है ना। लेकिन सिर्फ एक ही टाइप का कोरोजन होता है, इस पर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना, सल्फाइड की लेयर। तो कभी देखेंगे कि आपका जो सिल्वर, आप सिल्वर ऑर्नामेंट कभी पहने हो तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे उसको धोते होते न रहें तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उसको आप साफ कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आप इसमें रोस्टिंग ये लेस रिएक्टिव होता है, आपको मैं बताया, लेस रिएक्टिव वाले लोगों को आप रोस्टिंग करा देते हैं तो ईजिली वो रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। तो एक कोरोजन ऑफ सिल्वर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कोरोजन हर बार क्या करता है, कभी ना कभी सारे मेटल्स को खराब करता है, लेकिन कोरोजन किसी किसी के लिए हेल्पफुल भी होता है, और जो हेल्पफुल होता है वो इंसान और कोई नहीं, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कोरोजन, ठीक है। देखिए कैसे, कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कोरोजन फायदेमंद होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एल्युमिनियम के साथ कभी भी एयर, वाटर ये सब मॉइस्चर रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा आपका Al2O3 बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, .2 ये तो बॉक्साइड हो जाएगा ना, ठीक है ना, Al2O3, है ना, ये बनाता है, जो कि क्या है कि इस पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, एल्युमिनियम वेसल पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन आप घर पे खरीद के ले आइए, ठीक है ना, घर पे खरीद के ले आएंगे तो बहुत चमकता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही एक बार खाना बना देंगे तो उसकी चमक गायब हो जाएगी, ठीक है ना, या एक बार धुल देंगे अच्छे से, मतलब साबुन वाबुन से, तो उसकी चमक गायब हो जाती है, वो एक डल अपीयरेंस देने लगता है, ठीक है ना, उसका अपीयरेंस थोड़ा सा डल हो जाता है, वो उस तरीके का नहीं हो पाता है जिस तरीके पहले खरीद के ले आए थे आप, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसके बाद से आप जितने बार भी उसको धोइए बनाइए, उसका डल अपीयरेंस उससे ना कम होता है ना उससे ज़्यादा वो चमकता है, अब उतने पे ही फिक्स हो जाता है। होता क्या है कि जब एल्युमिनियम पे एक बार ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो जब दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ बार बार रिएक्ट करने आता है तो वो रिएक्ट फर्दर नहीं होने देता है, क्योंकि ये पहले से ही इंगेज है, ठीक है ना, इंगेज है, यानी कि इसको फिर से रिएक्शन नहीं करने देगा। यानी कि एक बार एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है एल्युमिनियम पे
तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, ताकि बाद में दोबारा कोई आके इस पर रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो ये फर्दर ख़राब नहीं होता है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन आपको जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, है ना। क्या होता है कि ये एक बार इस पर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करने लगता है। ये जो Al2O3 जो एक बार पहले अपीयरेंस इस पर चढ़ गई, वो उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, ठीक है ना। अब ये क्या करती है, बचा के रखती है फर्दर कोरोजन से, ठीक है ना। आगे का कोरोजन इसमें नहीं होने देती। तो कोरोजन एल्युमिनियम के लिए फ़ायदेमंद होता है, बाकी सबके लिए थोड़ा सा ख़राब होता है, ठीक है ना। कोरोजन सिल्वर का भी कोरोजन होता है, ब्लैक कलर की हो जाती है। आप कोई भी सिल्वर ऑर्नामेंट पहने हो तो, है ना, या सिल्वर की कोई भी चीज़ें देखेंगे तो ब्लैक कलर की हो जाती है। आयरन तो रस्टिंग होता है, आप जानते हैं। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ती है, ये भी आप जानते हैं, है ना। और भी देखिए गोल्ड हाँ, गोल्ड प्लैटिनम ये सब जो होते हैं, इन पे कोरोजन का कोई असर नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, इन पे कोरोजन का असर होता तो लोग ज्वेलरी नहीं पहनते, ठीक है ना। कहते कोरोजन हो जा रहा है, बार बार उसको धुलवाना है, ये सब वो सब, ठीक है ना। तो इसका भाव भी इतना बड़ा नहीं रहता है इन सबों का, ठीक है ना, थोड़े लो क्वालिटी में मिलते हैं, तो इनका कोरोजन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये किसी से जनरली लेस रिएक्टिव है, तो जल्दी से किसी से रिएक्शन करेंगे नहीं, रिएक्शन करेंगे नहीं तो कोरोजन होगा नहीं। क्योंकि कोरोजन होने के लिए कंडीशन क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है कंडीशन, ठीक है ना। तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोरोजन, है ना, कोरोजन की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, कोरोजन की दो ही कंडीशन है। एक तो प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए, है ना, एयर का प्रेजेंस होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आपका कोरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का कंडीशन दो ही है, एयर प्रेजेंट होना चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, तो कोरोजन हम करवा देंगे, है ना। दो चीज़ दे दो, हम कोरोजन करवा देंगे, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, कोरोजन ऑफ आयरन, है ना। आयरन का कोरोजन पढ़ना है, कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको आप रस्टिंग भी बोलते हैं, है ना। रस्टिंग फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 .XH2O, ठीक है ना, ये रस्टिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग देखेंगे, कैसे कैसे आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं हम। तो बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बताऊं तो पहला आप जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, पहला मेथड आप उसको पेंट कर दीजिए, है ना। पेंट करके, कई लोग देखते हैं तो लोहे को पेंट करके रखते हैं, या उस पर ऑयल लगा के रखते हैं, या ग्रीस लगा के रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लगाने से क्या होता है ना कि उसकी रस्टिंग, फर्दर रस्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना। दूसरी बात, उससे जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे उसकी कोटिंग करा दीजिए, कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, कोटिंग ऑफ अनदर मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। तो क्या है कि किसी और मेटल के साथ उसकी कोटिंग कर दी है, जैसे मान लीजिए जिंक की उस पर कोटिंग करा देते हैं, ठीक है ना। जिंक की कोटिंग कराते हैं अगर उस पर, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। जब कभी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे आप जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहलाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी आप टिन की कोटिंग कर सकते हैं, टिन की कोटिंग, तो उसको टिन प्लेटिंग बोलते हैं, टिन प्लेटिंग, ठीक है ना, टिन की प्लेटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, टिन प्लेटिंग, टिनिंग भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। या आप उस पर टिन की कोटिंग, क्रोमियम की कोटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम की, है ना, क्रोमियम की कोटिंग कर दीजिए, है ना। तो इसका क्रोमियम प्लेटिंग कहलाता है, क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है। हाँ, अब देखे होंगे कभी कभी आपका जो बेसिन वाला नल होगा, या कुछ भी आपका जो वो होता है ना, टैप वाटर, टैप जो होता है, तो देखे होंगे वो थोड़ा सिल्वरी कलर का अपीयरेंस देता है, तो उस पर क्रोमियम या टिन की प्लेटिंग की गई होती है ना। होता तो आयरन ही है, लेकिन उस पर इनकी कोटिंग की जाती है, तो एक तो सुंदरता उसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना, और थोड़ा अच्छा भी लगता है, और कोरोजन से बच भी जाता है, ठीक है ना। और क्या है कि तो ये कोरोजन का कहानी खत्म। कोरोजन तो पूछ सकते हैं कोरोजन की कंडीशन क्या है, तो दो कंडीशन, रस्टिंग का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, और रस्टिंग के प्रिवेंशन पूछ सकते हैं। तो दो रस्ट अभी बताए ना, अभी तीन और भी बता सकते हैं, या तीसरा देख लीजिए, अगर उनका एलॉय बना दे बाय मेकिंग इट्स एलॉय, आप उनका एलॉय बना दीजिए बाय मेकिंग एलॉयस, तो कोरोजन से बच जाएगा, ठीक है ना। अब एलॉय क्या होता है हम आगे वही देखना, हमारा लास्ट टॉपिक है एलॉय क्या होता है, ठीक है ना। इतना लिख लिए, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में भी मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन शायद इतना ना मिले एनसीईआरटी में। ध्यान से देखिए, आप ये देख लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे ना, तो गारंटी है एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे से सारा का सारा कर सकते हैं। अब एक बार उठा के करिए दो क्वेश्चन, सब आसान है, ठीक है। लास्ट टॉपिक एलॉय, है ना। देखिए एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ
इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, है ना, मेटल भी मिला सकते हैं या नॉन मेटल भी मिला सकते हैं, नॉन मेटल में कुछ सॉलिड भी पाए जाते हैं ना, इनको भी मिला सकते हैं। जैसे क्या है कि आप स्टेनलेस स्टील जो नाम सुनेंगे, स्टेनलेस स्टील, है ना, इसमें क्या है कि कार्बन को मिलाया जाता है, कार्बन को, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील। तो होता क्या है कि मेटल और नॉन मेटल को ऐसा मिला दीजिए कि पूरा के पूरा कंपोजिशन सेम टाइप का दिखने। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, कंपोजिशन सेम होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना, तो कंपोजिशन सेम होता है। तो जब ये काम करते हैं मेटल और नॉन मेटल को मिला के, तो वो बनता है हमारा एलॉय, ठीक ना। अब एलॉय क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब क्यों पढ़ना पड़ता है इनको, अरे ब्लैक पेन इज नॉट वर्किंग, है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्यों इनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ना पड़ता है, मतलब क्या क्या फायदे हैं इनके, ठीक है ना। पढ़ना तो सबको पढ़ना ही पड़ता है, क्या करें। ऑब्जेक्टिव मतलब फायदे क्या क्या है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, सबसे पहला, है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, इंक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अब जैसे ही उनका एलॉय बना देंगे आप, तो कोरोजन से बच जाएगा वो, ठीक ना, कोरोजन फर्दर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलॉय बनाने का मतलब कई सारे लोग को मिक्स कर दिए, तो होगा क्या कि जो कोरोजन होने वाला था वो दूसरा वाला उसको रोक देगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज उसकी कोरोजन को रोकने की क्षमता बढ़ा देता है, कोरोजन रुक जाता है उसका। दूसरा जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी, अगर ये क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी इसकी इन्हेंस कर देता है, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो इन्हेंस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है ना, केमिकल रिएक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। तीसरी बात, है ना, इसके टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है ना, इंक्रीजेज इस टेंसिल स्ट्रेंथ, है ना। टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि मतलब भार सहने की क्षमता जो होती है ना, इसकी बढ़ा देता है, ठीक है ना। अभी इसका एग्जांपल देंगे, भार कैसे इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कुल मिला के स्ट्रॉन्गनेस की बात की जा रही है, इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ा देता है, ठीक है ना। और क्या है कि चौथा, इनका आप कास्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब पिघला के कुछ भी अलग अलग सामान बना सकते हैं, ठीक है ना। और इनका पांचवा पॉइंट जो है वो लोअर कर देता है, एलॉय बनाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है, ठीक ना। तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है तो इजीली जो भी मेटल्स हैं हमारे वो उसको मेल्ट करा के आप दूसरा काम करा सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल आप देखें सोल्डिंग में किया जाता है, सोल्डिंग में लोग सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं ना, सोल्डर। जैसे आप कभी टीवी की दुकान पे जाइए या किसी दुकान पे जाइए तो लोग सोल्डिंग करते हैं, ठीक ना, वायर्स की सोल्डिंग करते हैं। तो सोल्डर जो इस्तेमाल होता है वो एलॉय होता है, ठीक है ना। उसको आप मतलब उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो सोल्डिंग का इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है इस वजह से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, केमिकल एक्टिविटी बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, क्या स्ट्रांग हो जाएगा, कास्टिंग अच्छे से हो जाएगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इजीली आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मेल्टिंग इट, उसको पिघला के, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कि कैसे कैसे क्या होता है, कितने टाइप के एलॉय आप देखें हैं, एलॉय कहाँ कहाँ देखे हैं, कैसे कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो आप क्या है कि जो भी आप एयरक्राफ्ट विंग्स में इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट विंग्स, हेलीकॉप्टर में एयरक्राफ्ट के जो पंख होते हैं, ठीक ना, एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज़ के पंख होते हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है ना। एल्युमिनियम इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये ठीक ना, एल्युमिनियम नहीं, वैसे एल्युमिनियम देखिए क्या होता है ना कि ये एक टाइप का हल्का होता है लेकिन स्ट्रांग नहीं होता है, टूट सकता है, ठीक है ना। तो क्या है कि एयरक्राफ्ट में सिर्फ एल्युमिनियम न यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट विंग्स में, ठीक है ना, एल्युमिनियम, कॉपर और मैंगनीज और मैग्नीशियम, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें से ये 94% होता है, एल्युमिनियम 94% और 5% आपका कॉपर रहता है, 0.5% आपका मैंगनीज होता है और 0.5% आपका ये होता है। इनको मिला के एक बनाया जाता है जिसको बोला जाता है ड्यूरालुमीन,
है ना। अब ये ड्यूरालुमिन ही है जो एयरक्राफ्ट विंग्स में इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखिए ये हल्का होता है ना। एल्युमिनियम से इस्तेमाल करते तो हल्का था लेकिन स्ट्रांग नहीं था, टूट सकता था, है ना। तो आप एयरक्राफ्ट विंग्स में वही चीज़ बनाएंगे जो हल्की भी रहे और स्ट्रांग भी रहे। तो ये सब क्या कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। ये सब अगर मिला देंगे अलॉय बनाने से क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। ये टेंसिल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ गई, हल्का का हल्का ही रहेगा क्योंकि 94% एल्युमिनियम है ना, हल्का रहता है और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। तो ड्यूरालुमिन एक टाइप का एलॉय है विच इज मेड विद एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ड्यूरालुमिन एक टाइप का एलॉय है, आपका समझ में आ रहा है। और एक होता है मैग्नेलियम, मैग्नेलियम, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। इसका जो है इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें मिलाई जाती हैं। एल्युमिनियम जो होता है वो 95% मिलाई जाती है और मैग्नीशियम जो है वो 5% मिलाई जाती है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल आप बहुत जगह कहते हैं, जैसे आपका प्रेशर कुकर जो बना रहता है वो इसी से बना रहता है, प्रेशर कुकर, ठीक है ना, मैग्नीशियम से, ठीक है ना। प्रेशर कुकर हो गया या प्रेशर कुकर या बिंग बैलेंस हो गया। बिंग बैलेंस आप समझते हैं, आपके लैब में भी रखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस, बिंग बैलेंस होता है ना। स्प्रिंग मतलब जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है, बिंग बैलेंस जो तराजू वाला, ठीक है ना। तो ये सब मैग्नीशियम से बना रहता है, वो ड्यूरालुमिन से बना रहता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ है, ठीक है ना। जैसे अल्निको एक होता है, अल्निको, ठीक है ना। अल्निको ये पावरफुल मैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है, पावरफुल मैग्नेट, है ना। इसमें क्या है, आयरन होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, है ना। इन सबों को मिला के अल्निको बनाया जाता है, एल्युमिनियम भी होगा, ठीक है। इन सबों को मिला के एक पावरफुल चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। ये सब होता है आपका, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का एलॉय बनाया जाता है। ये तो आपका एल्युमिनियम के साथ एलॉय हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों का एलॉय होता है, जैसे कॉपर का भी एलॉय होता है, ठीक है ना। सोडियम का भी एलॉय होता है, ठीक है। तो पहले कॉपर का एलॉय देख लेते हैं, एलॉयज ऑफ कॉपर। ये एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम थे, ठीक है ना। एल्युमिनियम के एलॉय ये सब पढ़ लिया आपने, एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम कॉपर, है ना। कॉपर के देखिए क्या क्या एलॉयज हैं, ठीक है ना। जैसे कॉपर के एलॉय की बात करें तो ब्रास, ठीक है ना, ब्रास इस्तेमाल करते। ब्रास जो होता है वो भी, जैसे ब्रास में क्या होता है कि कॉपर 80% होता है, कॉपर 80% और कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है। कॉपर 80% और जिंक 20%, ठीक है ना। तो ब्रास हर जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बर्तन वर्तन बनाने में ये सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक जो होता है ब्रॉन्ज मेडल, आप जानते होंगे ब्रॉन्ज मेडल, इसमें भी आपका यूज़ किया जाता है। कॉपर जो होता है वो 90% होता है और टिन जो होता है वो आपका 10% होता है ना। इससे ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉपर के एलॉय हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलॉयज ऑफ, अभी लास्ट नहीं, एलॉयज ऑफ मरकरी देख लेते हैं, Hg, है ना। मरकरी का कोई भी एलॉय अगर आप लेते हैं तो उसको अमलगम बोलते हैं, अमलगम, ठीक है ना। मरकरी का कोई भी एलॉय क्या कहलाता है, अमलगम। जैसे मान लीजिए मरकरी के साथ सोडियम ले लीजिए, ठीक है ना। तो सोडियम और मरकरी का अगर आप एलॉय बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे आप सोडियम अमलगम, ठीक है ना, सोडियम अमलगम, ठीक है। आरा समझ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का, जैसे मान लीजिए सिल्वर और इसका इस्तेमाल कर लीजिए मरकरी का, तो ये क्या कहलाएगा, सिल्वर अमलगम, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल डेंटिस्ट लोग करते हैं दांत बनाने के लिए, ठीक है ना, दांतों में भरने के लिए सिल्वर का, जो कहते हैं ना सिल्वर की पॉलिश चढ़ी दांतों में, ठीक है। तो ये सिल्वर अमलगम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और सस्ता जो शीशे का पीछे वाला चीज़ होता है उसको पेंट करने के लिए भी सिल्वर अमलगम का कोई यूज़ करते हैं लोग, ठीक है ना, चीप चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट एलॉयज ऑफ गोल्ड, एलॉयज ऑफ गोल्ड का आप क्या करिए, एलॉय बनाते हैं। गोल्ड देखिए क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। 24 कैरेट गोल्ड को लोग सबसे प्योर मानते हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि प्योर होता है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो एकदम टूट सकता है, ठीक है ना, खटाक से टूट सकता है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है प्योर होता है लेकिन सॉफ्ट होता है, इसलिए 24 कैरेट गोल्ड कहीं नहीं मिलता है आपको, 22 कैरेट का गोल्ड मिलता है। उसमें 2 कैरेट जो है 22 कैरेट का गोल्ड मिलेगा आपको, और उसमें 2 कैरेट क्या करेंगे, 2 कैरेट या तो कॉपर मिला देंगे या तो सिल्वर मिला देंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, है ना। तो इसका भी एलॉय करते हैं, प्योर गोल्ड मिलता नहीं है, उसका एलॉय मिलता है। या तो आप कॉपर या सिल्वर को 2 कैरेट मिला दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी और सोना 22% ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये एलॉय था कुल मिला जुला के आपका, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, है ना। मेरे साइड से ये चैप्टर खत्म हो गया है। कुछ टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना, मैं उसको फिर से एलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।